आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस समय मौसम जो है दिन में तो अच्छे है, पढ़ाई के लायक है, ना तो ठंडी है ना तो गर्मी है। रात में ठंडी है फिर भी, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा आप सभी लोगों को, क्योंकि अगर आपको 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सब प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो भी यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप यूपी पीजीटी, एमपी सेट, दिल्ली, ट्रिपल एसबी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपीएससी, यूपीपीएससी, अनिसंघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आपका पीजीटी यानी प्रवक्ता, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इत्यादि जो है किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, मिस ना किया कीजिए, क्योंकि इस क्लास से आप लोगों को बहुत ही सहायता प्राप्त होगा। ये क्लास आप सभी के लिए इन परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहयोगी एवं उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो आप जो ये जर्मन विद्वान हैं आपके जॉर्ज सिमेल महोदय, ये 1858 और 1918 यानी 1907 ईस्वी में द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक इनकी आई थी आपकी, ठीक है, जॉर्ज सिमेल महोदय की, जिसमें मुद्रा का दर्शन की अवधारणा इन्होंने दे रखी है। ये प्रश्न ध्यान दें आप लोग, इम्पोर्टेंट है। मुद्रा का दर्शन की अवधारणा किसकी है? तो जॉर्ज सिमेल की है, नोट करते चलिए। मुद्रा व शहर में घनिष्ठ संबंध यानी शहर का वह क्षेत्र जहाँ मुद्रा का केंद्रीकरण होता है। यह अवधारणा किसकी है? जॉर्ज सिमेल का। नोट करते हुए चलिए। मुद्रा के आविष्कार ने समाज को गहरे रूप में प्रभावित किया। जिसको मुद्रा प्राप्त हुई उसके लिए तो प्रभु प्रकाश जो है यानी कि इम्फनी के रूप में आया, और जिसको नहीं प्राप्त हुआ उनके लिए संस्कृत की त्रासदी यानी ट्रेजिडी ऑफ कल्चर के रूप में आया। एकदम सत्य बातें हो रही है, जॉर्ज सिमेल सत्य बातें करें। आप लोग नोट करिए। आप लोगों को अब एक सोशियोलॉजिस्ट यानी समाजशास्त्री, समाज का अध्ययन करते हैं, समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं, तो ये प्रश्न आपकी ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए, क्योंकि ये सारी आप हमारे बीच की बातें हो रही, समाज से जुड़ी हुई बातें। समाज की यह आम धारणा की मुद्रा के द्वारा व्यक्ति अपनी अधिसंग आवश्यकताओं की पूर्ति कर आसानी से कर सकता है, मुद्रा के द्वारा, धन के द्वारा, मनी के द्वारा, ठीक है। अतः पूंजीपतियों की संस्कृति जो है वो सिमेल वस्तुपरक संस्कृत यानी ऑब्जेक्टिव कल्चर कहते हैं। जॉर्ज सिमेल की जो अन्य अवधारणाएं है वो सामाजिकता यानी कि एसोसिएशन को लेके है। एसोसिएशन में इन्होंने क्या बताया? व्यक्ति के बीच निर्मित संबंधों को जिसमें व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, सामाजिकता कहते हैं। यह समाज की आधार है, ठीक है। और रूढ़ धारणा यानी कि स्ट्रेटजी टाइप, ऐसा लोग विश्वास समूह स्वीकृत को अचल विचार या भावना जो सामान्यतः शाब्दिक और संवैधानिक होता है रूढ़ धारा कहलाता है। इसको कोई तार्किक आधार नहीं होता जिससे उसका परीक्षण भी नहीं हो सकता। और आपका ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ये भारतीय ऑप्शन बी क्या है? नर्मदेश्वर प्रसाद महोदय हो गए ना। आप लोग नोट करते हुए चलिए, नर्मदेश्वर प्रसाद ऑप्शन बी। इनकी क्या उदाहरण है इसमें? ये भारतीय समाज में परिचित जातीय यानी मिथकों के आधार पर समाजशास्त्री नर्मदेश्वर प्रसाद जो हैं, ये द माइथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक इन्होंने लिखा है। नर्मदेश्वर प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। मेरी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सब प्रश्न बने हुए पूछे जा चुके हैं। द माइथ ऑफ कास्ट सिस्टम पुस्तक की रचना किसने किया है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका नर्मदेश्वर प्रसाद का है। और उम्मीद करता हूँ ये भी आपके प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11। थोड़ा टाइम देखा जाए, टाइम कितना हुआ। टाइम तो 1 घंटा पूरा हो जाने वाला है। थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि आप लोगों का प्रश्न पूरा हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फास्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमिका की किस प्रकार की व्याख्या टालकट पाठशास्त्र ने किया है? निम्नलिखित में से
जो है भूमिका की किस प्रकार की व्याख्या टालकट पार्सन्स ने किया है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा निर्धारित भूमिकाएं, ऑप्शन बी आश्वस्त भूमिकाएं, ऑप्शन सी विषय पूरक भूमिकाएं, ऑप्शन डी पारित भूमिकाएं। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 11 का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अस्वस्थ भूमिकाएं, यानी कि जिसको रुग्ण भूमिका भी कहा जाता है। आप लोग नोट करते हुए चलिए। रुग्ण भूमिका की बात यानी रोगी भूमिका की बातें कौन करता है? टालकट पार्सन महोदय करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों का। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? ये प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक समाजशास्त्र को सामाजिक मानवशास्त्र के समान स्वीकारा है? कौन से तुलनात्मक समाजशास्त्र को सामाजिक मानवशास्त्र के रूप में किसने स्वीकारा है? तो आपका ऑप्शन ए अगस्ट काम्ट, ऑप्शन बी लुई डूमा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन, यानी कि जिसे ए आर रेडक्लिफ ब्राउन इनका पूरा नाम है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तुलनात्मक समाजशास्त्र को सामाजिक मानवशास्त्र के रूप में देखते हैं। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 13। थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि प्रश्न छूटने ना जाए, लेकिन आप लोगों के इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए छोड़ जा नहीं सकते। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम का प्रयोग किया गया है? किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन ए करा भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी करा रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स साउथ इंडिया, ऑप्शन सी करा पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ऑप्शन डी करा डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो ये क्या है? संरचनात्मक प्रकारवाद का उपागम प्रयोग किया गया है। किस में किया गया? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स साउथ इंडिया में किया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मैं हाईलाइट इसको भी कर दे रहा हूँ। देखिए काफ़ी बड़ा, फिर भी मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग भूलें ना। ठीक है, तो संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम की प्रयोग जो है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द साउथ इंडिया में कर रखा गया है। ये एम.एन. श्रीनिवास का है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया जो है। आप लोगों ने इसी में इन्होंने संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम का प्रयोग कर रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न आप लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? क्या प्रश्न कह रहा है? किसने सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी नाडेल, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी पार्सन्स। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग प्रश्न नंबर 14 का आंसर फटाफट दीजिए। तो ये आपके टालकट पार्सन्स महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोग अगर प्रैक्टिस से सॉल्व करते हैं, यूपी जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में यानी पूछा जा चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री का यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पार्सन्स महोदय इसके हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 यानी 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका क्लाउड लेवी स्टार्स का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है। किस पर आधारित है क्लाउड लेवी स्टार महोदय का अंतःक्रिया संरचनावाद? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर, ऑप्शन बी कह रहा मात्र यांत्रिक प्रारूप पर, ऑप्शन सी कह रहा मात्र सांख्यिकीय प्रारूप पर, ऑप्शन डी कह रहा मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पर। तो इसका आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा? आप सब बताइए। तो इसका आंसर यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोग क्लाउड लेवी स्टार महोदय समझ गए होंगे, क्योंकि ये भी 2014 ये जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है क्लाउड लेवी स्टार महोदय को। आइए देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर 16 कह रहा निम्नांकित में किसने भूमिका पुंज और परिस्थित पुंज की अवधारणा प्रस्तुत किया? कौन कौन सा? ये भूमिका पुंज और परिस्थित पुंज, ये देखिए इसकी अवधारणा कौन से प्रस्तुत किए हैं? तो इसको आंसर आप लोग गलत करेंगे ही नहीं। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी पार्सन्स, ऑप्शन डी जॉनसन। तो भूमिका पुंज और परिस्थित पुंज की बातें कौन करता है? ये प्रश्न आप लोग फटाफट कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते आप लोग, मुझे पता है। तो ये आर के मर्टन महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय ये हो जाएंगे। आप लोग नोट करते हुए चलिए। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है आपके पास। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 17 आपका क्या कह रहा है?
अरे आजा, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से मालिनोव्स्की किसकी महत्ता पर बल देते हैं। मालिनोव्स्की एक मानवशास्त्री हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, तो किसकी महत्ता पर बल देते हैं। ऑप्शन ए करा मौखिक इतिहास, ऑप्शन बी करा अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन सी करा निरीवंश विज्ञान, ऑप्शन डी करा आख्यान। तो ये आंसर आप लोग प्रश्न नंबर 17 का दीजिए। तो इसका आंसर बहुत कॉमन सा है, जो है ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर मिला होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, ये निरीवंश विज्ञान की बातें जो है कौन कर रहा है, ये आपके मालिनोव्स्की महोदय। ठीक है, ये एक मानवशास्त्री हैं आप लोग, क्योंकि मालिनोव्स्की महोदय निरीवंश विज्ञान की महत्ता पर बल देते हैं ना आप लोग, क्योंकि ये प्रथागत जो व्यवहार है, विश्वास है, जो मनोवृत्तियाँ हैं, जो लेखा जोखा तैयार करने की जो विद्या है, निरीवंश विज्ञान कहलाती है, उसी के तहत ये इसका अध्ययन करते हैं आपके कौन, ये मालिनोव्स्की महोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 18 नोट करते हुए चलिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी संरचना जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी संरचनावाद के रूप में जाना जाता है। तो आपका है बर्मास, ऑप्शन बी अल्थुजर, ऑप्शन सी जेफ्री अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी डेहरनडार्फ। तो इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 का आंसर पूछ रहा है ये। ठीक है, इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, तो आपके लुई अल्थुजर महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ये लुई अल्थुजर महोदय, ये नोट करते हुए चलिए। देखिए मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मार्क्सवादी संरचनावाद के रूप में लुई अल्थुजर महोदय को जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर आपका 19, ये प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा का किसने जोड़ा है। किसमें, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, ये प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की, ठीक है, अवधारणा को किसने जोड़ा है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी मालिनोव्स्की, ऑप्शन सी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी आर के बर्टन महोदय। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 भी, तो इसका आंसर भी आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है। तो आपका मर्टन महोदय हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा। ये प्रश्न जो आपका है ना इतनी बार पूछा जा चुका है, तो मैं अब क्या बताऊं आपको। जैसे ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2013 में, यूपी पीजीटी 2016 में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपीटीडी मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चर में 2013 में, राजस्थान प्रोफेसर 18 में, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 14 में, यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2006 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, कितनी बार आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए हुए चलिए। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 नंबर कह रहा है कि नव प्रकारवाद की व्याख्याओं में संरचना प्रकारवाद की किस अवधारणा को अस्वीकार किया गया है। अच्छा, नव प्रकारवाद की व्याख्या संरचना प्रकारवाद की किस अवधारणा को अस्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए साम्य, ऑप्शन बी व्यक्त प्रकार, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी विभिन्नीकरण। तो इसका आंसर आप लोग गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत कॉमन सा आंसर ऐसा दे दिया। ऑप्शन सी साम्य इसमें जो है हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए, ये एकदम अलग टाइप का दिख ही रहा है। नव प्रकारवाद की व्याख्याओं में संरचना प्रकारवाद की किस अवधारणा को अस्वीकार किया गया। तो अस्वीकार की बात ये है आपका हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए, ये अस्वीकार। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न उत्तर नंबर 21 आपका जो कह रहा है 21 नंबर, ये कह रहा है कि मालिनोव्स्की के प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया है। जो आपके मालिनोव्स्की महोदय हैं, इनका जो प्रकारवादी उपागम है, इसको अस्वीकार करते हुए जो आपके रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं, किस पे बल दिए हैं। आपका ऑप्शन ए सामाजिक संबंधों पर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत संबंधों पर, ऑप्शन सी संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर, ऑप्शन डी संरचनाबद्ध संबंधों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा फटाफट। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर। आप लोग नोट करते हुए चलिए, मैं तेज़ी से करा रहा हूँ, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं तेज़ से करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास ले नहीं पाता है ना हमारे प्रिय छात्राएँ, ध्यान दें, तो इसलिए मैं तेज़ी से चल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 22 क्या है, संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है।
क्योंकि प्रश्न सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ छूटने ना पाए आपका। तो ऑप्शन ए कोजर महोदय, ऑप्शन बी डेरेनडार्फ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी कॉलिंस। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोजर महोदय है। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ये लुई कोजर महोदय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये संघर्ष प्रकारवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक लुई कोजर महोदय को माना जाता है। ठीक है, जो इनका प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म एवं संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट के संबंधों को, दोनों सिद्धांतों के जो बातें करते हैं आपके लुई कोजर महोदय करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 आएगा ना इसके बाद। आइए देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, यानी 23 नंबर, समाज व सामाजिक व्यवस्था के एक भाग को दूसरे भाग अथवा संपूर्णता के किसी पहलू से संबंधित करने में रुचि किन अनेक उपागमों में एक सामान्य तत्व है? प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न 23 कह रहा है, समाज व सामाजिक व्यवस्था के एक भाग को दूसरे भाग अथवा संपूर्णता के किसी पहलू से संबंधित करने में रुचि किन अनेक उपागमों में एक समान तत्व है? तो आपका ऑप्शन ए करा प्राकारवाद, ऑप्शन बी करा संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन सी करा अंतरक्रियावाद, ऑप्शन डी करा उद्विकासीय सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है डिग्री कॉलेज में ये पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए प्रकारवाद। ठीक है, ये नोट करते हुए चलिए, आप लोग उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। 24 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है? किसका सामाजिक विघटन का मूल, जो ये सामाजिक विघटन का, ठीक है, मूल स्रोत आदर्श शून्यता है, ये किसने दावा किया है, किस थिंकर ने? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा आर के मार्टन, ऑप्शन बी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन सी इमाइल दुर्किन, ऑप्शन डी एच.एम. जॉनसन महोदय हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आर के मार्टन महोदय हैं। ठीक है, यानी रॉबर्ट किंग मार्टन महोदय। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको भी। ये सारे प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। समय भले आप लोग थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन प्रश्न ना छूटने पाए, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा 2025 में सिलेक्शन पाना है, पॉजिटिव रिजल्ट पाना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है। ये कह रहा है डेविड हार्डीमैन से संबंधित है। क्या संबंधित है? ऑप्शन ए सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी उपाश्रित परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर आपका संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका 2018 में जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा जा चुका है। तो ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये जो आपका डेविड हार्डीमैन से संबंधित संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 26 यानी 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आइए देखते हैं फटाफट। कौन प्रकारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो आपका मेलिनोव्स्की, आपका ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी पी.वी. यंग, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। कौन प्रकारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, प्रश्न नंबर 26 कह रहा। तो इसका आपका मेलिनोव्स्की भी है, हर्बर्ट स्पेंसर भी है, रेडक्लिफ ब्राउन भी है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यही नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, पी.वी. यंग महोदय इससे संबंधित नहीं है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न जो है सिंपल है, सब आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कितने प्रश्न हैं आज इसमें? अच्छा, आज ये 26 प्रश्न थे गाइज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए और इस क्लास का जो है फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। आप लोग आने वाली परीक्षाओं में 2025 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ठीक है, तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे और मित्रों को इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो सके।
ठीक है। और क्लास को आप लोग जो लाइक ना किए हो लाइक कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखिए आप लोग, थोड़ा सा क्लास शेयर कर देंगे तो जो आपके यार दोस्त मित्र होंगे, नात रिश्तेदार होंगे, जो आपके यार दोस्त होंगे पढ़ने लिखने वाले, जो आपके नात रिश्तेदार होंगे, उनके घर परिवार में पढ़ने लिखने वाले होंगे, तो चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आप लोग देख रहे होंगे हमारे चैनल की क्या स्थिति है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है अपना प्यार और सहयोग देते रहिए, इसी तरह बनाए रखिए, ठीक है। और क्लास का फ़ायदा उठाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का